हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटा जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बातें कर ली, आपने बातें कर ली यहाँ पे कि न्यूरॉन के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है बेटा सेल बॉडी और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं न्यूराइट्स। न्यूराइट्स वर्ड का मतलब था कोई भी प्रोजेक्शन दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, एनी प्रोजेक्शन दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी इज नोन एज न्यूराइट्स। आपने कहा था या तो वो डेंड्राइट होता है या फिर वो एक्सोन होता है। वो दोनों क्या होता है उनकी बातें हमने कर ली थी बेटा जी। फिर आप लोगों ने बातें की थी यहाँ पे कि न्यूरॉन्स के टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सोन स्ट्रक्चर। आपने कहा था एक का नाम था यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक का नाम था नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर such one cell form the myelin sheath around the axon, then it is known as myelinated. And if such one cell do not form any myelin sheath, then such type of neuron is known as non-myelinated neuron. ये बातें होगी। फिर आप लोगों ने बातें की थी यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। The neuron that carry the message to the CNS is known as sensory neuron. आपने कहा था the neuron that carry the message from CNS to the affector, वो था बेटा जब का affector neuron या उसका बोलते हैं motor neuron। फिर आपने कहा था type of neuron on the basis of the number of the neurites। उसमें आपने नाम बोला था बेटा जी नॉन पोलर, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। ये सब बातें आप लोगों ने खत्म कर ली थी और कहाँ कहाँ कौन कौन सा न्यूरॉन होता है वो सब बातें हमने कर ली थी। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ नर्वस सिस्टम पहली बार अराइज हुआ था इन द कोसेलेड्रेट पोरीफेरा इज द ओनली एनिमल दैट डू नॉट हैव द नर्वस सिस्टम। इस पॉइंट को मत बोलना बेटा जी। चलिएगा, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो एनटीएससी के लेवल से बहुत ऊपर का टॉपिक है बेटा जी। वो मेनली कोई एनटीएससी में नहीं पूछेगा, बट वो टॉपिक जरूरी क्यों है आप लोगों को बताना, मैं उसका एक आइडिया दूंगा। वो टॉपिक तो बहुत डिटेल में है तो मैं इतना डिटेल में ना जाकर उसके एक आइडिया आपको दे रहा हूं किसके रिगार्डिंग बेटा जी यहाँ पे कि नर्व इंपल्स का ट्रांसफर कैसे होता है और नर्व इंपल्स का जो फ्लो होता है, नर्व इंपल्स जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शनल ही क्यों होता है, वो बाई डायरेक्शनल क्यों नहीं होता, और किस फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होता है, नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसफर होती है, उसका मैं आपको हल्का से एक सिस्टम समझाने की कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में बेटा जी। यहाँ पे मैं बातें बोल रहा हूँ उसका जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो इस तरह से मैसेज ट्रांसफर होगा, आप उस पॉइंट को समझना। उसको समझने के लिए तो हमें बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, बिकॉज आप 10th में और आपको एनटीएससी के लिए पढ़ना है तो, बट फिर भी आप उस चीज को समझ पाओगे इजीली। बहुत हाई लेवल की बातें नहीं है, सिंपल सी बातें मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ तो उनको समझना अच्छे से बेटा जी यहाँ पे। ठीक है, मेरा टॉपिक है यहाँ पे हाउ द इंपल्स गेट ट्रेवल थ्रू द न्यूरॉन। न्यूरॉन से वो मैसेज जो है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वो जो इंपल्स चलेंगे वो किस फॉर्म में चलेंगी, हम उनकी बातें करते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम को समझो बेटा जी। मैंने यहाँ पे बना दिया बेटा जी, ओके मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बेटा जी। आपने नोटबुक में हेडिंग डालो बेटा जी, नर्व इंपल्स कंडक्शन। नर्व इंपल्स कंडक्शन। ठीक है, मैं एक न्यूरॉन का डायग्राम समझा रहा हूं आपको बेटा जी कि ये न्यूरॉन का एक डायग्राम। लेट अस पोज करके चलो बेटा जी, एक न्यूरॉन का डायग्राम। यहां पे मैं पहला वर्ड जो यूज करता हूं उस वर्ड को समझो बेटा जी। यहां पे पहले आप एक वर्ड को समझिएगा, डिफरेंशियल परमेबिलिटी। इस वर्ड का क्या मतलब है, आप लोगों ने सुना होगा परमेबिलिटी पावर। आप ये कहते हो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। इस वर्ड का क्या मतलब है, क्या चीज सेल के अंदर एंटर करेगी और क्या चीज सेल के अंदर आउट करेगी, ये पूरा रेगुलेशन कौन करती है बेटा, हमारे यहाँ पे सेल की मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। अब मैं कह रहा हूं अगर ये हमारे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये हमारे न्यूरॉन की अगर मेम्ब्रेन है तो इसकी जो परमेबिलिटी पावर है बेटा जी वो रीजन टू रीजन डिफर करती है। मैंने वर्ड बोला रीजन टू रीजन वेरी करती है, मतलब जब कोई मैसेज आता है, जब कोई स्टिमुलस आता है तो आप ये कहते हो सर जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा यहाँ पे तो वो मैसेज कंडक्ट करेगा न्यूरॉन, पर जब उसे कंडक्ट करेगा तो मैं कहूंगा क्या चेंजेस होंगे वहां पे, तो पूरे चेंजेस पूरी मेम्ब्रेन में नहीं होते बेटा जी। यहाँ पे वो डिफरेंट पार्ट में वेरी करती है।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लिया, पहले उस वर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टिमुलस, मैंने एक वर्ड यूज कर लिया बेटा जी यहाँ पे स्टिमुलस। कोई पूछे आपसे व्हाट इज स्टिमुलस, तो क्या कहोगे? एनी चेंज इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में किसी भी चेंज का होना, जो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो रहा है वो एनी चेंज, इट मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, एनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज इन द सराउंडिंग इज नोन एज स्टिमुलस। कुछ भी बदलाव हो रहा है, वो बदलाव क्या है? कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है वो क्या है बेटा जी? हमारे लिए स्टिमुलस है। ठीक है, अगला मैंने वर्ड बोला बेटा जी, ये स्टिमुलस दो प्रकार का होता है। हमने कहा सब थ्रेशोल्ड वैल्यू, या मैं कहूंगा सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, या मैं कहूंगा बेटा जी थ्रेशोल्ड वैल्यू, या मैं कहूंगा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मतलब the minimum value of the stimulus that is able to cause nerve impulse conduction। कि भाई वो एक मिनिमम वैल्यू कि वो जब मैसेज मुझे मिले तो उसकी वजह से इंपल्स कंडक्ट हो जाए, मेरी बॉडी को उसका सेंसेस मिल जाए, मेरे न्यूरॉन उस स्टिमुलस को रिसीव कर सके। मतलब यहाँ पे जो नर्व इंपल्स शुरू होने वाली है वो स्टार्ट हो जाए, मतलब न्यूरॉन उस मैसेज को रिसीव कर सके। उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मैं कहूंगा मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा जी यहाँ पर? थ्रेशोल्ड वैल्यू। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस दैट इज एबल टू cause the conduction of nerve impulse, or that is cause initiation of nerve impulse, जो nerve impulse को इनिशिएट कर सके, मैं कहूंगा ऐसा जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? थ्रेशोल्ड वैल्यू। बट अगर वो वैल्यू उससे कम है और वो नर्व इंपल्स को जनरेट ही ना कर सके, नर्व इंपल्स को जनरेट ही ना कर सके, मैं कहूंगा ऐसी वैल्यू क्या कहलाएगी बेटा जी यहाँ पे? सब थ्रेशोल्ड वैल्यू। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया हो। चलिएगा, अब मैं एक वर्ड बोलूंगा, जब हमारे न्यूरॉन के पास कोई स्टिमुलस आएगा तो पूरे न्यूरॉन की जो परमेबिलिटी पावर, मतलब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के थ्रू क्या चीजें क्रॉस होंगी, वो रीजन टू रीजन डिफर करती है। मतलब इस रीजन की अलग होगी, इस रीजन की अलग होगी। मतलब ऐसा नहीं कि सारा रीजन एक बार में परमेबल हो जाएगा, इम्परमेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रीजन टू रीजन क्या करेगी? वेरी करेगी। ये वर्ड में क्या समझा रहा हूं उसको और अच्छा समझ में आएगा, जरा देखिएगा। हमारे न्यूरॉन में नॉर्मल केस में क्या होता है उसकी वर्ड को हम सुनते हैं। मैंने वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा जी यहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन। मतलब अभी कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा है, रेस्टिंग कंडीशन है, स्टिमुलस कोई नहीं आ रहा है, तो कैसा हालात है न्यूरॉन का उसको समझिएगा। न्यूरॉन के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ बेटा जी यहाँ पे, भाई सेल ही तो न्यूरॉन, भाई न्यूरॉन एक सेल है, तो मैंने कहा भाई सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो क्या होता है बेटा जी? न्यूरॉन के अंदर जो भरा है बेटा जी साइटोप्लाज्म, उसके अंदर बेटा जी यहाँ पे के पॉजिटिव आयंस ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है बेटा जी? के पॉजिटिव आयंस मैक्सिमम होती है, एंड एनी पॉजिटिव आयंस मिनिमम होती है। मैं सेल के अंदर की, मैं न्यूरॉन के अंदर की बात कर रहा हूं बेटा जी। एंड साथ में यहां पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बैठी होती है। मैं कहां की बात कर रहा हूं बेटा? न्यूरॉन के अंदर की। न्यूरॉन के बाहर अबेंडेंट फॉर्म में होता है बेटा जी सोडियम। अब आप कहोगे सर न्यूरॉन के बाहर क्या? मैं कहूंगा टिश्यू की फ्लूइड तो होगी, तो मैं कहूंगा ये जो न्यूरॉन के बाहर पड़ा है, मैं कहूंगा ये कहलाता है ECF। फुल फॉर्म क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या होता है बच्चे ECF यहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो न्यूरॉन के अंदर है बेटा जी, मैं कहूंगा उसके लिए वर्ड आता है यहाँ पे ICF, मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपसे कोई पूछे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सी आयन अबेंडेंट होती है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे? सोडियम आयन इज अबेंडेंट इनटू द ICF। कोई पूछे आपसे ECF में मोस्ट अबेंडेंट आयन कौन सी होती है, तो क्या कहोगे यहाँ पे? सोडियम इज द मोस्ट अबेंडेंट आयन। ये अबेंडेंट, ठीक है। न्यूरॉन के बाहर बेटा जी चार्ज होता है पॉजिटिव
न्यूरॉन के अंदर बेटा जी चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक बात। रेस्टिंग जो कंडीशन होती है हम कहते हैं उस कंडीशन में न्यूरॉन जो है बेटा जो पोलराइज्ड है। वो कैसा है बेटा जी? पोलराइज्ड है। आउटर मेम्ब्रेन या मैं कहूंगा आउटर साइड हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इनर साइड हैव नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन है रेस्टिंग के टाइम। तो मैं कहूंगा इस टाइम पे जो पोटेंशियल होती है सेल की, न्यूरॉन की, वो होती है बेटा जी -60 वोल्ट मिली वोल्ट। तो मैं कहूंगा रेस्टिंग पोटेंशियल इज -60 मिली वोल्ट। -60 से कह सकते हो बेटा जी यहाँ पे -70 मिली वोल्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता -60 -70, आप कुछ भी कह सकते हो। कुछ बुक्स -60 लिखते, कुछ बुक्स -70 लिखते, बट वो इसी के आसपास बेटा जी यहाँ पे वेरी करती है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, मैं इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं। मैंने कहा ये रीजन है बेटा जी ए, ये रीजन है बी और ये रीजन है सी। हम ऐसे डिवाइड करें, क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम 1 सेकंड बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ये रेस्टिंग कंडीशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाहर ईसीएफ में अबेंडेंट फॉर्म में सोडियम और बेटा जी अंदर बैठा है पोटेशियम। कोई आपसे पूछे सर ये रेस्टिंग कंडीशन मेंटेन किसने की, तो मैं कहूंगा ये मेंटेन की गई है मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ये इस पंप ने मेंटेन की। अब कहो सर इसका क्या मतलब है, मैं कहूंगा इस पंप ने क्या किया बेटा जी, 3 सोडियम आयंस को पंप किया आउटर साइड में और बेटा जी 2 पोटेशियम आयन को पंप किया इनर साइड में। और ये करने बेटा जी उसने एक एटीपी का क्या किया है बेटा जी यहाँ पे यूज किया है। कंफ्यूज नहीं होना, समझो। शुरुआत में आपने कहोगे सर अंदर पोटेशियम ज्यादा है बाहर सोडियम ज्यादा है, ये चीज कैसे मेंटेन होगी? पॉइंट आएगा आपके दिमाग में। मैं क्या कहूंगा, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन उसमें प्रोटीन्स बैठी है दैट बिहेव एज ए पंप। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं बिहेव एज ए पंप, ये पढ़ी आपने सेल वाले चैप्टर में। मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है एंड दे बिहेव एज ए पंप। मैं वही वर्ड बोल रहा हूं यहाँ पे, जो इंटीग्रल प्रोटीन है, जो मेम्ब्रेन में धसी हुई प्रोटीन्स है बेटा जी, दे बिहेव एज ए पंप। और हमने उस पंप का नाम रखा सोडियम और पोटेशियम। क्यों रखा नाम यहाँ पे, क्योंकि उन टनल प्रोटीन्स के थ्रू सोडियम और पोटेशियम का बेटा जी ट्रांसपोर्ट होगा। कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, 3 सोडियम आयंस को पंप किया जा रहा है बाहर। मैंने कहा उस पंप में 3 सोडियम आयंस को साइटोप्लाज्म से उठा के कहां फेंका जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है। और बेटा जी 2 पोटेशियम आयंस कहां आ रही है, अंदर आ रही है। और ये करने के लिए एक एटीपी का यूज हो रहा है। 3 सोडियम को बाहर भेजने के लिए और 2 पोटेशियम को अंदर लाया जा रहा है। ये करने के लिए एक एटीपी का यूज हो रहा है। 3 सोडियम को बाहर भेजने में और 2 पोटेशियम को अंदर लाने में एक एटीपी का यूज हुआ है। अब सोचिए अगर ये सब काम होगा क्या होगा, सेल का जो भी सोडियम होगा वो बाहर चला गया होगा और बाहर जो पोटेशियम होगा वो क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन में लिखी हुई मेंटेन हो जाएगी। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्या समझा रहा हूं। ये जो मैंने कंडीशन लिखी है के पॉजिटिव अंदर मैक्सिमम होता है, बाहर सोडियम अबंडेंट होता है, ये कैसे हुआ, ये किसने मेंटेन किया, मैंने वो समझाया आपको यहाँ पे। ये कंडीशन करने के लिए एक्चुअली सेल में क्या चलता है बेटा जी, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का पंप चलता है। उस पंप ने क्या किया बेटा जी, शुरुआत में जो अंदर जो भी सोडियम था उसको उसने कहा भेज दिया, बाहर भेज दिया। अब अगर अंदर का सोडियम बाहर चला गया होगा तो बाहर सोडियम कैसा हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा। और बाहर का अगर पोटेशियम अंदर आ जाएगा तो अंदर पोटेशियम कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब ये जो कंडीशन है कि ईसीएफ में सोडियम ज्यादा है और आईसीएफ में पोटेशियम ज्यादा है, दिस रेस्टिंग कंडीशन इज मेंटेन्ड बाय दिस पंप। ये पंप उसे मेंटेन कर रहा है। उस पंप का नाम क्या बच्चा, सोडियम पोटेशियम पंप है। ये एटीपी का यूज करके इस तरह के ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करता है। मतलब मैं एक आपको रेस्टिंग कंडीशन समझा रहा हूं कि ये जो कंडीशन है मेरी, ये रेस्टिंग पोटेंशियल की कंडीशन का मैंने आपको डायग्राम समझाया।
ठीक है, अब आपने कहा सर क्या हुआ, मैं कहूंगा भाई सपोज कीजिएगा स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस अराइव होता है, कोई चेंज हुआ, वो चेंज कुछ भी हो सकता है, फिजिकल या केमिकल, कोई भी चेंज हुआ, यहाँ पे आपकी बॉडी के ऊपर कोई स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस ने क्या किया, वो इंपल्स को जनरेट करेगा, मतलब डेफिनेटली उस स्टिमुलस की वैल्यू कितनी है बेटा जी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू का वो है, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी है कि इंपल्स को जनरेट कर सके। वो कैसे जनरेट करेगा उस वर्ड को सुनना बेटा जी, क्या किया उसने, मैंने अभी बोला जब स्टिमुलस आएगा तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पावर चेंज होगी, बट वो पूरे न्यूरॉन की चेंज नहीं होगी, वो सिर्फ एक छोटे से रीजन में चेंज होगी, बाकी रीजन की वैसी की वैसी जैसी होनी थी उसे यहाँ पे, बट एक छोटे से रीजन में ड्यू टू द अराइवल ऑफ द स्टिमुलस द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन गेट चेंज। अब वो क्या चेंज होती है उसको जरा सुनना बेटा, मैं ए रीजन की बात कर रहा हूं, ये सब चीजें आपने नोटबुक में नोट कर ली होगी, नहीं की है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इन चीजों को लिख लो। ये कंडीशन थी रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। अब मैं अगली कंडीशन की बात करता हूं बेटा, यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूं बेटा रेस्टिंग कंडीशन, और मैं कहूंगी स्टेट कैसा है बेटा जी आपका, यहाँ पे पोलराइज्ड स्टेट। अब दूसरी कंडीशन जो आती है उसको हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे डीपोलराइज्ड कंडीशन। क्या है इसका मतलब, सही देखिएगा जरा समझिएगा। मैंने कहा जैसे स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस के आने से क्या होता है, मैं कहूंगा इस ए रीजन में जो इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पावर है वो चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, सबसे पहला काम बेटा जी सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज हो, मतलब अब ना तो कोई सोडियम बाहर पंप हो रही, ना कोई पोटेशियम अंदर पंप हो रही है, ये पंप हो गया बंद बेटा जी। ओके, सोडियम चैनल गेट ओपन। मैंने पंप और चैनल अलग अलग वर्ड लिखे हैं, वर्ड का मतलब क्या है, जिस टर्मिनल प्रोटीन के थ्रू सोडियम बाहर जा रहा था पोटेशियम अंदर आ रहा था वो एक टर्मिनल प्रोटीन था, वो तो हो गया बंद। अभी मेम्ब्रेन में एक टर्मिनल प्रोटीन और बैठा है जहां से सिर्फ सोडियम पास हो सकता है, वो सिर्फ किसको लेके अलाउ करता है, सोडियम को। तो जैसे स्टिमुलस आता है वो सोडियम का चैनल बेटा जी ओपन हो जाता है, और क्या होता है, मूवमेंट होता है हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। अब एक बात बताओ, सोडियम कहां हाई है बेटा जी, सोडियम तो बाहर हाई है बेटा जी, यहाँ पे पंप तो बंद हो गया, बट इस पंप की वजह से सोडियम कहां हाई है बेटा जी, बाहर हाई है, और अंदर क्या है, यहाँ पे लो है। तो क्या हुआ बेटा जी, यहाँ पे सोडियम आयंस का अंदर की साइड में मूवमेंट शुरू हो गया। अब आप कह रहे हो सर बाहर चार्ज कैसे है, पॉजिटिव है, चलो बना देता हूं एक बार कंडीशन को। बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर बेटा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बना रखा, देखो मैं ऊपर डायग्राम के अंदर। अब सोचो जरा, यहाँ पे अंदर की पोटेंशियल है -60, और अब अगर ये सोडियम अंदर आता जा रहा होगा, आता जा रहा होगा, आता जा रहा होगा, तो वो क्या करेगा बेटा जी, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होना शुरू होगी, नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा, बिकॉज अंदर क्या मूव करी बेटा जी, सोडियम की आयंस अंदर मूव कर रही है। तो क्या होगा, डायग्राम को समझो मेरे भाई, यहाँ पे आप एक कहोगे सर डायग्राम चेंज होके बन जाएगा यहाँ पे, सर इस ए रीजन में ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस, ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस, यहां की पोटेंशियल क्या हो गई, चेंज हो गई, एंड इट बिकम पॉजिटिव, और ये यहां पे क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। बट अगले रीजन में तो ऐसा काम नहीं हुआ ना, तो वो तो कैसी है बेटा जी आपकी, यहाँ पे नेगेटिव ही है, और यहां पे बाहर क्या है बेटा जी आपका, पॉजिटिव है। अब आप कहोगे सर सोडियम अगर अंदर आ गया तो बाहर की पोटेंशियल कम हो गई और अंदर की बढ़ गई, तो मैं कहूंगा अब बाहर चार्ज है बेटा जी नेगेटिव, और अंदर चार्ज कैसा है बेटा जी, पॉजिटिव। और मैं कहूंगा अब फिलहाल यहां पे जो पोटेंशियल है वो होती है बेटा जी
प्लस 40 मिलीवोल्ट। यहां पे कितनी है, वही पहले वाली -60 है, और यहां भी कितनी है बेटा, पहले वाली -60 है। बट इस रीजन में, क्योंकि सिर्फ मैंने कहा इस स्टिमुलस के आने स्पर्मल टिप और सिर्फ इस रीजन की चेंज हुई है, बाकी रीजन की चेंज नहीं हुई है। तो मैं कहूं इस रीजन की अगर चेंज हुई है तो सोडियम यहां पे अंदर आए, जिसके आने की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल माइनस था बेटा वो क्या बन गया, यहां पे प्लस बन गया। तो मैंने कहा पोलराइज्ड कंडीशन क्या हो गई, यहां पे डीपोलराइज हो गई, मतलब पोल जस्ट रिवर्स हो गए, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में जो पोटेंशियल बेटा जी अराइज होते हैं, कहते हैं वो पोटेंशियल कहलाता है बेटा जी एक्शन पोटेंशियल। क्यों कहलाता है, बिकॉज अब न्यूरॉन एक्शन में आ चुका है, क्योंकि स्टिमुलस आ गया ना, अब न्यूरॉन का काम था इंपल्स को ट्रांसफर करके ब्रेन तक लेके जाना, तो न्यूरॉन अब एक्शन में आकर, मैंने कहूंगा भाई जो पहले पोटेंशियल वो तो नेगेटिव थी, वो तो आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल थी। यहां पे जो पोटेंशियल थी बेटा जी वो क्या थी, यहां पे आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल थी, जो कितनी थी बेटा जी, यहां पे -60 मिलीवोल्ट थी। बट वो तो रेस्टिंग कंडीशन थी ना। अब भैया जी जैसे स्टिमुलस अगर आ गया तो न्यूरॉन तो यहाँ एक्शन में आ गया, न्यूरॉन अगर एक्शन में आ गया तो क्या हो गया बेटा जी, यहाँ पे कंडीशन डीपोलराइज हो गई, अब उसमें पोटेंशियल चेंज हो गया। तो मैं कहूं अब न्यूरॉन एक्शन में आ गया, एक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा जी, यहाँ पे आपका प्लस 40 मिलीवोल्ट। कुछ बुक्स लिखेंगे बेटा जी उसे यहाँ पे प्लस 30 मिलीवोल्ट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों बातें सही है बेटा जी, ठीक है। तो मैं कहूंगा ऐसा काम हो गया, ये कंडीशन क्या है, डीपोलराइज की, ठीक है। अब जरा समझिएगा बेटा जी, फिजिक्स में एक बात पढ़ते हो बेटा जी, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होती है, यहाँ पे करंट का क्या होगा, इंडक्शन होगा, A to B, ये A है बेटा, ये B है। वैसे यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में भी करंट का इंडक्शन होगा। करंट का क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे इंडक्शन हो गया, करंट जनरेट होगा फ्रॉम A to B और B to A, ऐसे सर्किट में पूरा हो गया। उस करंट की वजह से क्या होगा, उस वर्ड को समझ रहे हैं। मैं यहां बनाता हूं डायग्राम को बेटा, ये A रीजन था, ये B रीजन है, ये C रीजन। जरा समझिएगा बेटा जी, जैसे A to B एक करंट इंड्यूस हुआ और यहां पे B to A एक करंट इंड्यूस हुआ, तो क्या होता है, इस करंट इंडक्शन की वजह से यहां पे ओपन हो जाता है पोटेशियम चैनल। यहां पे क्या ओपन हो गया, पोटेशियम चैनल, और यहां पे बेटा जी ओपन हो गया सोडियम चैनल। कहानी को समझो, जैसे यहां पे कंडीशन पहुंची, ये करंट जैसे इंड्यूस होता है, करंट के इंड्यूस होने की वजह से क्या हो गया बेटा जी, जैसे पोटेंशियल पहुंचा +40, यहां पे ओपन हो जाता है पोटेशियम चैनल। मैंने पंप नहीं बोला, पोटेशियम चैनल बोल रहा हूं, मतलब जिसके थ्रू क्या मूव करेगा, पोटेशियम मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, हाई कहां पे बेटा, अंदर है, तो मैं कहूंगा पोटेशियम कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और यहां पे क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा। और अगर सोडियम अंदर आएगा थ्रू द सोडियम चैनल, तो यहां क्या होगा, आप कहोगे सर यहां पोटेशियम बाहर चला गया, पोटेशियम में तो पॉजिटिव चार्ज है, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा से पॉजिटिव चार्ज। आप ही कहोगे सर यहां पे वापस से करंट कैसा हो गया, माइनस हो गया, यहां सोडियम के आने की वजह से चार्ज कैसा हो गया बेटा जी, पॉजिटिव हो गया, यहां ऑलरेडी कैसा है, नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। यहां अब देखिएगा सोडियम वापस चला गया, तो मैं क्या कहूंगा, अब बाहर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, और यहां चार्ज कैसा, नेगेटिव। अब मैं कहूंगा ये वाला तो हो गया बेटा जी दोबारा से पोलराइज, तो मैं कहूंगा ये वाला तो हो गया बेटा जी रीपोलराइज्ड, क्योंकि इसकी पोटेंशियल वापस कितनी आ गई, -60 मिलीवोल्ट आ गई। ये वाले की पोटेंशियल चेंज होके बेटा जी +40 हो गई, मैं कहूंगा ये हो गया बेटा जी अब यहां पे आपका डीपोलराइज्ड, और ये वाला ऑलरेडी कैसा बैठा है बेटा जी आपका यहाँ पे पोलराइज्ड बैठा है, इसकी पोटेंशियल भी कितनी है बेटा जी, -60 मिलीवोल्ट। बट कहानी को समझ के देखो, यहाँ पे यहां बाहर बैठा है अबंडेंट फॉर्म में सोडियम, यहां बाहर सोडियम अंदर आ चुका है, यहां अबंडेंट फॉर्म में बैठा है बेटा जी पोटेशियम, क्योंकि मैंने कहा ना यहां पोटेशियम गया है। अब आप देखिएगा फिर दोबारा क्या होगा, ये करंट का इंडक्शन होगा और ये काम होगा, तो जो काम यहां होता वो यहां हो जाएगा, यहां पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। लॉजिक सेट हो रहा है।
अब आपसे मैं कहूंगा हमेशा नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन यूनि डायरेक्शनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेरे भाई आप कहोगे सर करंट यू क्यों नहीं इंड्यूस हुआ, यू इंड्यूस क्यों नहीं हुआ? मैं कहूंगा बिकॉज भाई जब ये करंट इंड्यूस होता है तो इंडक्शन की वजह से क्या होता है, सोडियम का चैनल खुल के सोडियम अंदर आता है। भाई जब यहां पे करंट इंड्यूस होता तो क्या सोडियम बाहर बैठा हुआ है? सोडियम तो बेटा जी ऑलरेडी अंदर आ चुका है, यहां तो बाहर क्या है बेटा जी, पोटेशियम गया था, तो सोडियम चैनल तो नहीं चल सकता है मेरे भाई यहाँ पे। जबकि ये करंट का जो इंडक्शन होता है किसको ओपन करता है, सोडियम के चैनल को ओपन करता है। यहाँ तो सोडियम बाहर है ही नहीं, तो सोडियम कैसे हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में आएगा? तो मैं कहूंगी कहां जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे, ये बैक फ्लो में नहीं आते, कैसा आता है, ये फ्लो में आता है। तो मैं कहूंगा इसका मतलब हमेशा नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन होता है बेटा जी वो होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, ऐसे चलेगा इंपल्स का कंडक्शन बेटा जी, ये कहानी है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो सेकंड स्टेट आ गई, ये तो क्या था डीपोलराइज। अब थर्ड कंडीशन अगर यहाँ पे कोई है वो क्या है बेटा जी, रीपोलराइज कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे सोडियम channel get open and potassium channel get closed and K positive efflux occur। मैंने वर्ड बोला efflux मतलब बाहर निकलना, इनफ्लक्स होता है अंदर आना, तो ये सोडियम का इनफ्लक्स है, इफ्लक्स से बाहर निकल रहा है। ये डायग्राम समझ में आ रही है बेटा जी आपको? यहाँ पे आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे 2 पॉइंट बेटा जी आपका। जब भी नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है इट ऑलवेज ऑकर इन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। कोई पूछे आपसे नर्व इंपल्स का वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तब कहोगे इन द इलेक्ट्रिकल वे में चलती है वो आपके। देखो मैं आपको इलेक्ट्रिकल बता रहा हूं, करंट का झटका लग रहा है, करंट की फॉर्म में वो आगे ट्रांसफर होता है। हमेशा नर्व इंपल्स का कंडक्शन इन द इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होता है बेटा जी। मैसेज जो आता है रिसेप्टर ने क्या किया, जो आपके पास मैसेज आता है मैसेज क्या करता है, तो मैं कहूंगा मैसेज क्या करता है बेटा जी, यहाँ पे चेंज इन द परमेबिलिटी पावर कोज करता है, चेंज इन द परमेबिलिटी कोज करता है कि यहाँ पे जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसने उसकी परमेबिलिटी चेंज करके बेटा इसको कैसा कर दिया, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल में ले आया, उसको उसने पोलराइज्ड न्यूरॉन को क्या कर दिया बेटा जी, यहाँ पे डीपोलराइज्ड कर दिया। उसने पोलराइज्ड को क्या कर दिया, डीपोलराइज्ड कर दिया बेटा। 3 स्टेट में सारा काम होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग कंडीशन, डीपोलराइज और फिर आपने कहा रीपोलराइज। अब दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा सर अब क्या होगा, अब तो सोडियम बाहर है फिर क्या होगा? मैं कहूंगा चौथा स्टेट आता है बेटा जी रिफैक्टरी सेट, चौथा आता है रिफैक्टरी पीरियड। ये 3 हो गया, मैं कहूंगा चौथी कंडीशन आती है बेटा जी रिफैक्टरी पीरियड। अब ये क्या होता है, अब पोटेशियम को अंदर लाया जाएगा, सोडियम को बाहर लेके जाएगा, और वो सब करने के लिए बेटा जी यहाँ पे आपका एनर्जी का यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो मैं कहूंगा न्यूरॉन पहले वाली कंडीशन दोबारा से सेट करेगा, जो कंडीशन यहाँ पे थी वो उसी कंडीशन को वापस रीसेट करेगा, और उसको रीसेट करने में जो टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, रिफैक्टरी पीरियड। वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, रिफैक्टरी पीरियड। आपको लग रहा होगा सर इतना धीरे धीरे काम होता है क्या? हमने शुरुआत में कहा था नर्वस सिस्टम बहुत ही फास्ट काम करता है। आपको पता है बेटा जी यहाँ पे ये नर्व इंपल्स के कंडक्शन की स्पीड कितनी है बेटा जी, इसकी स्पीड होती है 130 मीटर पर सेकंड। मतलब मैं जो आपको एक काम समझा रहा हूं ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है बेटा जी, ये काम 130 मीटर पर सेकंड में होता है ये सारा काम। मतलब सोचिएगा ये जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं कि पहले ये होगा फिर ये होगा, ये बहुत ही क्विक काम है बेटा जी। यहाँ पे ये 130 मीटर पर सेकंड में बेटा जी आपका यहाँ पे ट्रेवलिंग होती है। ठीक है मेरे भाई, मीटर डिस्टेंस कितना कवर करता है यहाँ पे, 130 मीटर पर सेकंड में ट्रेवल करता है। ठीक है चलिए ये वर्ड हो गए यहाँ पे। अब एक छोटे से वर्ड को और समझते हैं। यहां अगर मैं कह रहा हूं ये एक्सोन है, तो एक्सोन में देखो बेटा जी लगातार सारा काम हो रहा है। बट अगर ये न्यूरॉन माइलिनेटेड होता, तो अगर ये न्यूरॉन कैसा होता, माइलिनेटेड होता, तो क्या होता? अब उसकी कंडीशन को समझो। यहां ये तो था बेटा जी नॉन माइलिन वाले की कंडीशन। अब कंडीशन समझो बेटा जी माइलिन वाली, तो कंडीशन को कैसे समझोगे?
कि अगर भाई ये आपका न्यूरॉन है तो यहां तो हमने कह दिया भाई ये इंसुलेटर लगा दिया हमने माइलिन शीथ, और ये फिर लगा दिया हमने माइलिन शीथ, और इसी तरह ऐसे माइलिन शीथ लगी हुई है। तो भाई मैं कहूंगा यहाँ पे इस वाले रीजन में तो सोडियम का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ कहां पे होगा, आपने यहाँ पे पॉइंट का नाम लिखा था बेटा जी नोड ऑफ रेन्यूअल, याद करो मैंने दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में जो एक पॉइंट आता है उसका नाम था नोड ऑफ रेन्यूअल लिखा था बेटा। तो मैं कहूंगा इसका मतलब यहाँ पे इंपल्स जो होती है वो ऐसे ट्रांसफर होती है जंपिंग में, मतलब नोड ऑफ रेन्यूअल टू नोड ऑफ रेन्यूअल होगा वही काम जो हो रहा था, बट सोडियम का अंदर आना, पोटेशियम का बाहर निकलना, सारा काम कहां पे होगा, ओनली एट द पॉइंट नोड ऑफ रेन्यूअल पे होगा। तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा जी, जो वेव्स है वैसे जंप करती हुई आगे चलेंगी। तो हमेशा याद रखना अगर जंपिंग वे में इंपल्स का ट्रांसमिशन हो, इस तरह से अगर हो तो हम उसको कहते हैं बेटा जी यहाँ पे सेल्यूटरी कंडक्शन। ये कैसे बेटा जी यहाँ पे सेल्यूटरी कंडक्शन, और ये कंडक्शन सिर्फ किसमें होता है बेटा जी, ओनली इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा जी, ये कंडक्शन जो होता है बेटा जी इट इज ऑलवेज फास्ट। कितना फास्ट है मैं कहूंगा 50 टाइम्स फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। उससे यहाँ पे कंडक्शन जो होता है वो 50 टाइम्स फास्टर होता है बेटा जी, और ये कंडक्शन क्या कहलाते हैं यहाँ पे सेल्यूटरी कंडक्शन बेटा जी। तो ये होता है ओनली इन द केस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन। आज का लेक्चर में इतना ही। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो अपनी एनसीईआरटी बुक में है, और बेटा जी जो हमारे लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, ये बताना जरूरी था आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे इंपल्स ट्रांसफर होती है। आपको 2 पॉइंट समझने हैं बेटा जी, हमेशा इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होता है कंडक्शन यहाँ पे, और कुछ पोटेंशियल चेंज होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल हमेशा कितना होता है -60, एक्शन को कितना होता है बेटा जी यहाँ पे +40, फिर वापस वो अपने आप को रिपोलराइज करता है, और इंपल्स का फ्लो हमेशा कैसा होता है बेटा जी यूनि डायरेक्शनल होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में सब चीजें नहीं है, ना ही कोई आपसे इंटरेस्टिंग पूछता है ये बातें यहाँ पे, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा देना जरूरी है जानकारी इसके बारे में। हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, और वो है सिनेप्सिस, बट उसमें ये वर्ड कुछ यूज होंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएंगे कि वर्ड्स क्या है। ठीक है बात। तो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे बेटा जी यहाँ पे सिनेप्सिस के बारे में, और सिनेप्सिस होता क्या है, एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होगी इंपल्स यहाँ पे। अभी तो ये तो विद इन द न्यूरॉन चल रहा है बेटा, ये कंडक्शन है थ्रू द न्यूरॉन। अब बात होगी हाउ द मैसेज गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में कैसे जाता है, वो बातें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी, जिसमें हम इसी वर्ड की थोड़ी बहुत कुछ बातें यूज होंगी। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज इसके अच्छे से नोट्स बनाना, जो भी आप साथ साथ लिखते रहना चीजों को, एंड कोई डाउट है तो बेटा जी पूछिएगा। थैंक यू।